नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी जोर शोर में जुटी हुई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी के चुनाव अभियान, पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर प्रचार अभियान की रणनीति भी बनेगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान और देश में प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संघ के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले भी कल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 सालों तक देश की सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद उसने लोगों को सशक्त करने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का लाभ देकर उनका सशक्तिकरण किया है। और नड्डा ने यह भी कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे शौचालय निर्माण के कार्य उजाला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लोगों का स्वाभिमान जागृत हुआ है और उन्हें मजबूत बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्यों ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी बताया है कि सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, नरेंद्र सिंह भाटी और सीपी चंद्र और रमा निरंजन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में चूक का मामला एक सामने आया है। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली में ही पुलिस और सोमवार रात राष्ट्रपति भवन में कथित तौर पर घुसने के आरोप पर एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें फौरन पकड़ लिया गया था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक दंपति कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी कार को राष्ट्रपति भवन परिसर में घुसने का प्रयास किया था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस के मुताबिक ही ये कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ जारी है और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लड़के का नाम मोहित बताया जा रहा है, उसकी उम्र 25 साल है। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों लड़का लड़की को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है। ये वारदात सोमवार रात 9 बजे की बताई जा रही है। गाड़ी लड़का आपको बता दें कि चला रहा था और लड़की उसके बगल में ही बैठी हुई थी। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से गाड़ी 3 बैरिकेड्स को पार कर अंदर दाखिल हो गई। सूत्रों की माने तो दोनों नशे में ही थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। एनसीपी अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर झूठे आरोपों के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार है और वे उन आरोपों को साबित करने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। आप और बीजेपी ने अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया है। आपने ये भी कहा कि कुछ भी किया गया है और उसकी आपको कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये बयान नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिए और ये बयान भी दिया है कि इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ही बुधवार को ही कहा कि अगले आम चुनाव में संभावित बीजेपी विरोधी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा ये कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को उनकी इच्छा अनुसार राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है। अमरावती और महाराष्ट्र के कुछ अन्य स्थानों पर हाल ही की हिंसा को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राकांपा प्रमुख ने भी कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं के शिकार दुकानदार और व्यापारियों को मुआवजा दिया जा सके। पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री राकांपा ने भी अनिल देशमुख के साथ अन्याय हुआ। देशमुख धन शोधन मामले में भी
ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं और पवार ने नागपुर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी प्रतिनिधि से मुलाकात की है, जिन्होंने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हाल ही में हिंसा पर चिंता जताई है और कहा है कि निर्दोष दुकानदार और व्यापारी हिंसा का शिकार होते हैं और कोई गलती नहीं होने के बावजूद उन्हें नुकसान होता है। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात मानते हुए आगामी 24 नवंबर तक के लिए आदेश को नहीं दिया है और लेकिन कोर्ट ने इस दौरान कुछ बड़ी बातें कही हैं। कोर्ट ने सबसे पहले किसानों द्वारा पराली जलाने वाले मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ 7 स्टार सुविधा में बैठे लोग किसानों पर जिम्मा डालना चाहते हैं। क्या उन्हें पता है कि औसत किसान की जमीन की आकार क्या होता है और क्या खर्च होता है? और साथ ही कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ये कह रही है कि उसने पराली जलाने वाले किसानों के खेत में पानी छिड़क कर उसे बुझा दिया, लेकिन किसानों की मदद कौन करेगा? उन्हें गेहूं बोने और खेत में तैयार करने के लिए सिर्फ 15-20 दिन का समय मिलता है। वहीं कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि एनसीआर में पड़ने वाले 4 जिलों में ही वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। क्या आप दावा कर सकते हैं कि आप वहां गाड़ियां नहीं चल रही हैं और आपने लोगों को उनकी मर्जी से काम करने की छूट दे रखी है? मामले में एक और बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई आदेश जारी करने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट मामले पर गंभीर नहीं है। केंद्र और राज्यों के ठोस कदम उठाने की हमें उम्मीद है। दिल्ली सरकार को भी लपेटे में लेते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सड़क सफाई की कितनी मशीनें खरीदी हैं? अगर 15 मशीन खरीद भी ली गई है तो क्या उनमें 1000 किलोमीटर सड़क साफ हो जाएगी? और वहीं केंद्र सरकार के पेश हुए सॉलिसिटर जनरल सुताश मेहता ने भी कहा है कि दफ्तरों को बंद करने की मना कर दिया गया है। मेहता ने कहा कि अगर दिल्ली के चलते ही केंद्र में दफ्तर बंद किए गए तो ये सीमित फायदा होगा और लेकिन पूरे देश का अधिक नुकसान होगा। इस पर जजों ने भी कहा कि दफ्तर बंद करने को नहीं कह रहे, लेकिन सरकार कॉलोनियों में भी बस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इससे एक साथ 50-60 कर्मचारी और अधिकारी यात्रा कर सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में ही जेलों के में सीसीटीवी कैमरे और अन्य असुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में जेलों की स्थिति यूपी बिहार की जेलों की बेहतर है और अदालत ने सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जेल महानिर्देशक को भी 7 दिसंबर तक सभी जेलों का दौरा कर जेलों के सुधारीकरण को भी लेकर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि नियत की है और मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के में ही समक्ष मामले की सुनवाई हुई और मामले के अनुसार ही ये कहा जा रहा है कि संतोष उपाध्याय और अन्य ने हाईकोर्ट में दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं में भी कहा है कि उत्तराखंड में जेलों की स्थिति बहुत खराब है। ये प्रकरण पर गृह सचिव रंजीत सिन्हा और जेल महानिर्देशक दीपक ज्योति और कोर्ट में पेश हुए हैं और जेलों की वर्तमान स्थिति को लेकर भी पूर्व जेल महानिर्देशक SP अनुष्मा मान ने भी रिपोर्ट पेश की है। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर जेलों में कैदियों को क्षमता से ही 2 गुने बंदियों को रखा गया है और प्रदेश में जेलों की कुल क्षमता 3540 बंदियों की है, जबकि इनमें 7421 बंदी भरे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय जेल है और उसमें ही भी जो क्षमता है वो भी अधिक कैदियों में रखा गया है। रिपोर्ट में नई जेलों के निर्माण को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और प्रदेश सरकार और अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लताड़ भी लगाई है। इन दिनों प्रयागराज के ब्लड बैंक ब्लड से ही भरे पड़े हुए हैं और स्थिति ये है कि ब्लड बैंकों में ब्लड इतने ज्यादा आ गए हैं कि रखने तक की जगह नहीं है। क्षमता के ज्यादा ब्लड आ जाने से ही अब प्रयागराज से प्रदेश के उन जिलों में ब्लड भेजे जा रहे हैं जहां ब्लड कम है। प्रयागराज के 4 ब्लड बैंक अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं ब्लड, जो कि ब्लड भी
के लिए ब्लड बैंक पहुंच रहा है, उसे बिना डोनेट किए ही ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्तदान शिविर आयोजन करने के जो अनुरोध ब्लड बैंकों में आ रहे हैं, उन्हें ये कहकर मना करना पड़ रहा है कि अभी ब्लड की जरूरत नहीं है और इसलिए आने वाले दिनों में भी यदि आवश्यकता होगी तो संपर्क किया जाएगा। जनपद में 5 ब्लड बैंक संचालित हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल का ब्लड बैंक और मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल का ब्लड बैंक, ये तीनों सरकारी ब्लड बैंक है। इसी तरह निजी बैंक जो है वो 2 ब्लड बैंक हैं, जिसमें इलाहाबाद मेडिकल और इलाहाबाद नर्सिंग होम ब्लड बैंक, इलाहाबाद नर्सिंग होम ब्लड बैंक है। और ब्लड बैंकों में अधिक ब्लड स्टोर होने का प्रमुख कारण है डेंगू मरीजों की संख्या में वृद्धि होना और उनमें प्लेटलेट की कमी होना। डेंगू मरीजों के शरीर पर प्लेटलेट कम होने की वजह से ही सर्जन प्लेटलेट के लिए ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है। वो आपको बता दें कि वो ब्लड बैंक देकर ही प्लेटफॉर्म के दिए जाते हैं और ब्लड वही सुरक्षित रखा जाता है। यही कारण है कि इन दिनों प्लेटलेट की कमी को लेकर मांग को पूरी करने की कोशिश लगातार जारी है, इसलिए ब्लड बैंक में ब्लड ज्यादा आ गए। छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और सस्ते हो सकते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर 5 से 6 रुपए तक की कटौती हो सकती है। इसका फैसला 22 नवंबर को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में होना है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि उनके विभाग ने कटौती का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक है और इसी में ही विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा कर कुछ फैसला होगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती के बाद ही राज्य सरकार दबाव में है। उसे राजस्व संसाधन की भी चिंता है। वहीं घरेलू राजनीति में मतदाताओं को साधे रखने के लिए भी पेट्रोल डीजल को सस्ता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी दिखनी है। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कटौती के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम सभी पड़ोसी राज्यों से कम होंगे। इसके लिए सभी राज्यों की दरों का अध्ययन भी कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर 25% वैट लगता है। इसकी दरें आखिरी बार 2018 में तय हुई थी। इसके बाद इसे कभी छेड़ा नहीं गया। राजधानी रायपुर में भी बुधवार को प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 101.88 रुपए थी और डीजल 93.46 रुपए प्रति दर की से बिक रहा था। वहीं पड़ोसी राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ में अगर बात की जाए तो वहां पर पेट्रोल 92.25 और डीजल 6 कुछ रुपए है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, ऐसी जानकारी सामने आई है और वहां पर भी 5 से 6 रुपए की कटौती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की लगातार महंगाई के कारण महंगाई जो बढ़ रही थी उससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अब आम जनता पर पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है उससे थोड़ा कम असर देखने को मिलेगा। और इससे ज्यादा आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण ही जो यातायात है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे कई जो चीजें हैं वो महंगी हो जाती है। लेकिन अब सरकार का ये फैसला आम जनता के लिए राहत पहुंचा सकता है।